अब कहानी का सबसे खतरनाक पड़ाव शुरू होता है। उनके सामने लगभग 10 फुट लंबा एक रहस्यमयी गलियारा होता है जिसे आज तक कोई भी पार नहीं कर पाया था। वजह यह थी कि जैसे ही आधे पाउंड से ज्यादा वजन वाली कोई भी चीज उस रास्ते पर कदम रखती, छिपा हुआ जाल तुरंत सक्रिय हो जाता। पूरे जाल को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका था, गलियारे के आखिर में लगे स्विच को किसी तरह दबाना। सदियों से स्थानीय लोग इस खजाने तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार मौत उनका इंतजार करती थी। तभी जैक उस गलियारे को ध्यान से देखता है और कुछ ही सेकंड में उसके दिमाग में एक शानदार योजना आ जाती है। वह कागज पर जल्दी से एक डिजाइन बनाता है और आसपास पड़े सामान से एक बेहद हल्की छोटी गाड़ी तैयार कर देता है। स्प्रिंग को घुमाते ही वह गाड़ी अपने आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। क्योंकि उसका वजन बहुत कम होता है, इसलिए कोई भी जाल सक्रिय नहीं होता। गाड़ी आसानी से पूरे गलियारे को पार कर लेती है और आखिर में बने छोटे रैंप को भी पार कर जाती है। फिर दा विंची तीसरी रस्सी को जोर से खींचता है। गाड़ी के ऊपर लगा बांस का डंडा धीरे धीरे ऊपर उठता है और सामने का विशाल पत्थर का दरवाजा खुल जाता है। ये देखकर पूरी टीम खुशी से आगे बढ़ती है, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। अब उनके सामने एक बेहद संकरा पत्थर का पुल होता है, जिसके नीचे अंतहीन गहरी खाई दिखाई दे रही होती है। सामने बने विशाल पत्थर के दरवाजे पर सैकड़ों चाबी के छेद बने होते हैं। अगर एक भी गलत छेद में चाबी डाल दी जाए तो पुल का कोई हिस्सा पीछे हट जाता और इंसान सीधे खाई में गिर जाता। शुरुआत में दा विंची भी एक गलती कर बैठता है, लेकिन वह घबराने के बजाय पूरे दरवाजे को ध्यान से देखने लगता है। तभी उसकी नजर पड़ती है कि हर चाबी के छेद पर अलग अलग तारामंडलों के निशान बने हुए हैं। उसे याद आता है कि यहाँ के आदिवासी हमेशा सूर्य की पूजा करते थे। इसी बीच पुल तेजी से पीछे हटने लगता है और समय लगातार खत्म हो रहा होता है। तभी दा विंची को एक और अहम बात समझ आती है। वह देखता है कि हर पंक्ति में बने चाबी के छेदों की संख्या एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर है, लेकिन उनका कुल जोड़ 100 नहीं बल्कि 101 होना चाहिए। यानी एक आखिरी चाबी का छेद कहीं छिपा हुआ है। ये समझते ही वह अपने साथी से अपने पैरों को कसकर पकड़ने के लिए कहता है। फिर वह पुल से उल्टा लटक जाता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। कुछ ही सेकंड बाद उसे पुल के नीचे छिपा हुआ आखिरी चाबी का छेद मिल जाता है। वह पूरी ताकत से उसमें चाबी घुमाता है और उसी पर पुल का खिसकना बंद हो जाता है। मौत उनके बिल्कुल सामने थी, लेकिन दा विंची की सूझबूझ एक बार फिर पूरी टीम की जान बचा लेती है। आखिरकार वे मुख्य समाधि कक्ष तक पहुंच जाते हैं। गुफा के बीचों बीच रखा हुआ सोने का विशाल ताबूत देखकर सभी की आंखें चमक उठती हैं। लेकिन दा विंची समझ जाता है कि जैसे ही आदिवासियों को उनका खजाना मिल जाएगा, उसके और उसके साथी की कोई जरूरत नहीं बचेगी। इसलिए वह भागने का रास्ता तलाशने लगता है। गुफा के पीछे हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। दोनों उधर पहुंचते हैं, लेकिन बाहर निकलकर देखते हैं कि वहां सिर्फ एक ऊंची सीधी चट्टान है। अब उनके पास वापस जाने का मतलब मौत था और आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। तभी दा विंची तुरंत एक नई योजना बनाता है। वह अपने बनाए हुए नक्शे अपने साथी को देता है और आसपास पड़े सामान से एक उड़ने वाला बचाव उपकरण बनाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ वह खुद समय बिताने के लिए सोने के ताबूत के पास पहुंच जाता है। वहां उसकी नजर जमीन पर पड़े कुछ चुंबकीय धातु के गोलों पर पड़ती है। वह तुरंत समझ जाता है कि यही ताबूत खोलने की असली चाबी है। जैसे ही वह एक धातु का गोला सही जगह रखता है, ताबूत का ताला खुल जाता है। लेकिन अंदर जो दिखाई देता है उसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। सोने और हीरो की जगह ताबूत के अंदर एक बोलने वाली कांसे की यांत्रिक मूर्ति रखी होती है। इसी दौरान आदिवासी योद्धा गुफा में घुस आते हैं। दा विंची बिना समय गंवाए उस यांत्रिक मूर्ति को उठाता है और पूरी रफ्तार से गुफा के बाहर दौड़ पड़ता है। उधर उसका साथी भी बचाव उपकरण तैयार कर चुका होता है। दा विंची बिना डरे ऊंची चट्टान से छलांग लगा देता है और उसी उपकरण की मदद से आदिवासियों के घेरे से बाहर निकल जाता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसकी सबसे बड़ी मुसीबत खत्म हो गई, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा तो अब उसके सामने आने वाला है।